तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर कोई कैपेसिटर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, क्लोज सर्किट में कनेक्टेड है बैटरी के साथ, तो उससे मतलब जब वो कैपेसिटर को हम बैटरी से चार्ज करते हैं तो कितनी एनर्जी जो है लॉस होती है, डिसिपेट होती है। मतलब एनर्जी डिसिपेटेड इन अ सर्किट ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी डिसिपेटेड हमको देखना है, पहले समझ लीजिए, लिखने की जरूरत ऐसे है नहीं यहाँ से, या आप पीडीएफ में आसानी से पा सकते हैं। जो पीडीएफ 10 गया होगा, 10 नंबर गया है आपके पे ग्रुप पे, तो उसमें पा सकते हैं। अभी मैं उसको दिखा भी दूंगा। पहले समझते हैं कि कितना एनर्जी लॉस होता है। पहले मान लो यहाँ पे एक कैपेसिटर है ये, और ये कैपेसिटर जो है बैटरी से कनेक्टेड, 20 वोल्ट की बैटरी हमने मान लिया, और जो कैपेसिटर था उसका कैपेसिटेंस जो है C मान लिया। आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत देर बाद हमको पता चला कि ये जो कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, इनको हमने चार्ज किया Q चार्ज। मतलब बैटरी ने जो चार्ज फ्लो कराया वो कितना चार्ज फ्लो कराया? Q चार्ज गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो अगर आप देखोगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर जो है हमने कल निकाल रखा था हाफ CV²। कल का कल हमने निकाल रखा है, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब बात यह है कि ये तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हो गया, बैटरी ने कितना एनर्जी सप्लाई किया होगा? तो बैटरी ने जो एनर्जी सप्लाई किया होगा वो बैटरी द्वारा किया गया वर्क डन के बराबर होगा। मतलब वर्क डन बाय बैटरी जो है, वर्क डन बाय बैटरी इन फ्लोइंग Q अमाउंट ऑफ चार्ज, Q चार्ज जो है फ्लो करने में कितना वर्क डन लगा। जो वर्क डन बाय बैटरी होता है, अब क्या है यार, बैटरी जो है एक्सटर्नल एजेंट है, तो हम जानते हैं कि चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। तो यहाँ पे हमने देखा, और Q इक्वल्स टू CV हमको पता है। Q की जगह अगर CV रखें तो CV² हो जाएगा। ये बैटरी द्वारा क्या किया गया वर्क, मतलब बैटरी इतना काम कर रही है, बैटरी अपना इतना एनर्जी निकाल रही है, लेकिन इस एनर्जी में से केवल और केवल हाफ CV² कैपेसिटर स्टोर कर पा रहा है। बाकी का आधा कहाँ गया? वही आधा जो होता है डिसिपेट कर जाता है, हीट के फॉर्म में या अदर एनर्जीज के फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो हीट डिसिपेटेड जो होगा, हीट डिसिपेटेड जो होगा वो होगा डेल्टा H, अगर आप बोल दें बैटरी द्वारा किया गया वर्क माइनस कैपेसिटर द्वारा स्टोर की गई एनर्जी। ये वैल्यू कितनी आएगी? हाफ CV²। मतलब आधी एनर्जी क्या होती है? लॉस हो जाती है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये कैपेसिटर इनिशियली 0 चार्ज होना चाहिए। ये कैपेसिटर इनिशियली चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर ये कैपेसिटर इनिशियली चार्ज नहीं होगा, 0 चार्ज रहा होगा, तो बैटरी ने जितना भी चार्ज सप्लाई किया होगा उस बैटरी द्वारा किया गया वर्क का आधा हिस्सा स्टोर हो जाएगा और आधा हिस्सा डिसिपेट हो जाएगा। तो आप ये चीज यहाँ से देखिए, और ये अपने नोट्स में क्या करना है, आपको लिखना है। मैं दिखा रहा हूँ, 10 नंबर पीडीएफ में है ये सारी चीजें हो चुकी हैं कल की। आई होप नोट्स तैयार हो गया होगा। देखो यहाँ, हीट डिसिपेटेड इन चार्जिंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना हीट डिसिपेट होता है, सारी चीजें मैंने प्रूफ करा दी कि भाई बैटरी को चार्ज करने में जो वर्क डन करता है बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करने में, वो होता है CV², और एनर्जी स्टोर कितना होता है? हाफ CV²। तो हीट डिसिपेटेड कितना हो जाएगा? वर्क डन माइनस एनर्जी स्टोर, तो हाफ CV²। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? दिस 50% ऑफ वर्क डन बाय बैटरी इन कैपेसिटर चार्जिंग इज डिसिपेटेड एज हीट। ठीक, अच्छा 50% का भी क्या कंडीशन है? यहाँ देखो 50% का भी क्या कंडीशन है? इफ कैपेसिटर इज अनचार्ज इनिशियली। अगर इनिशियली कुछ चार्ज रहेगा कैपेसिटर तो चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है तो 50% जो होगा उसका बैटरी का वर्क डन डिसिपेट हो जाएगा हीट के फॉर्म में।
तो यहाँ पे आप क्या समझ पा रहे हैं कि जो हीट डिसिपेशन होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाई ऑल बैटरीज। अगर मान लो यहाँ तो एक बैटरी हमने ले लिया है, बहुत ढेर सारी बैटरीज लगी हो, तो सारे बैटरीज द्वारा वर्क डन माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब बाई ऑल कैपेसिटिव सर्किट्स। मतलब सर्किट के अंदर कितने भी कैपेसिटर्स हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब की गई एनर्जी को माइनस कर दिया जाए, वही होता है हीट डिसिपेशन। इस पे कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे, तो यहाँ से आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये ऐसा रहा। ठीक है, ये आप जो है नोट करो। चलो, तो आज का हमको टॉपिक शुरू करना है। आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में, और साथ ही साथ हमारा जो कैपेसिटर है उसके अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाए तो क्या 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 जो है इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हमको ध्यान से समझना है। तो अब देखते हैं कि भाई किसी भी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखो ध्यान से, मान लो कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने क्या किया, इनिशियली कुछ चार्ज कर दिया, प्लस क्यू और माइनस, ये हमने चार्ज कर दिया। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा, और यहाँ पे जो है इस प्लेट का जो दूरी था वो डी था, एरिया जो था वो ए था, तो कैपेसिटेंस जो रहा होगा वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई बी रहा होगा, और चार्ज तो क्यू है ही है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे समझना ये है कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मान लो इसको हमने क्या किया, फिल कर दिया। किससे फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, ऐसा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम से हमने फिल कर दिया, तो जो कैपेसिटेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। किस तरह से चेंज होगा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एप्सिलॉन नॉट की जगह हम एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी लिखेंगे। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट ये देखो यहाँ पे के और एप्सिलॉन नॉट दोनों सेम बातें हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी क्या है, ये इसको हम के सी लिख देते हैं। मतलब फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि भाई अगर किसी भी कैपेसिटर के अंदर तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाए तो उसका जो यहाँ पे न्यू कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। अब और चीजें ध्यान दो, जैसे मान लो ये बैटरी से कनेक्टेड था, हम मान ले रहे हैं ये बैटरी से V वोल्ट की बैटरी से क्या था कनेक्टेड, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड था ये। ठीक है, तो अब जरा हम देखें कि भाई यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू आया था, डाइलेक्ट्रिक अगर इंसर्ट हम कर रहे हैं तो चार्ज पे कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो देखते हैं। तो हम जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है C इंटू वी। तो यहाँ जो नया चार्ज हमको निकालना है, Q फाइनल हम जिसको बोल रहे हैं, वो क्या होगा C फाइनल। और पोटेंशियल डिफरेंस की अगर आप बात करोगे तो ये बताओ, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से बैटरी का कुछ पोटेंशियल चेंज हो जाएगा क्या, नहीं। बैटरी को उससे क्या मतलब है कि इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे क्योंकि कुछ और मिला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जब तक बैटरी लगी रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कैपेसिटर के अक्रॉस कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे ये V हो जाएगा। C डैश की वैल्यू कितनी है, K इंटू सी और V। C और V क्या है, C और V जो है हमारा, यहाँ पे देखो Q इक्वल्स टू क्या होगा CV। C और V जो है हमारा इनिशियल चार्ज, Q फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी K Q। ठीक, मतलब चार्ज भी जो होगा वो क्या हो जाएगा K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी निकाल देंगे तो कुछ और हो जाएगा, अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो बैटरी कनेक्टेड है तो फाइनल चार्ज भी क्या हो जाता है K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे जो, यहाँ पे ध्यान समझना, जो बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया वो कितना चार्ज, ध्यान समझो, बैटरी ने जो चार्ज सप्लाई किया वो कितना है, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी अगर हम डेल्टा क्यू बोले, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल होगा। भाई फाइनली चार्ज इतना हो जा रहा है, इनिशियली क्यू था, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज आया होगा वही बैटरी ने सप्लाई कर दिया होगा। क्यू फाइनल कितना था, क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे क्यू कॉमन लो गया तो के माइनस 1। ठीक, तो ये एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाइड। अब बैटरी ने ये चार्ज सप्लाई किया है, तो बैटरी चार्ज सप्लाई करने में कुछ वर्क भी की होगी,
तो वर्क डन बाय बैटरी भी अगर आपसे पूछ दे तो आप क्या बताओगे? वर्क डन बाय बैटरी जो होगा वो जो होगा चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी Q K-1 यहाँ, ठीक है। V की भी वैल्यू आप बदल सकते हो इसके हिसाब से, Q अपॉन C के हिसाब से। यहाँ पे आप लिख सकते हो Q स्क्वायर बाई C K-1, वर्क डन बाई बैटरी आ जाए। तो ये फर्क पड़ता है कभी भी अगर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाए तो। अगर बैटरी कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद भी बैटरी कनेक्टेड है, तो कैपेसिटेंस भी K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, चार्ज की वैल्यू भी K टाइम्स इंक्रीज कर जाती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट होता है, क्योंकि बैटरी तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रही है। बाकी चार्ज फ्लो कितना होता है बैटरी द्वारा, वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है वो आपके सामने दिख रहा है। तो अगर आप ये देखोगे, लिखिएगा आप यहाँ से, देखिए यहाँ पे क्या है, बैटरी कनेक्टेड है, एक प्लस माइनस था, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जा रहा था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था, इसको आप साइलेंट R भी बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 1 होता है, यही सारी बातें लिखी हुई हैं। ये बैटरी जो है यही डेल्टा Q एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करती है। इनिशियली ये वाला सीन था, अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो ये सीन हो गया, ये आपसे डिस्कस किया जा चुका है, एक्स्ट्रा चार्ज जो है ये आ गया, ठीक है। और बाकी जो है जो वर्क डन बाय बैटरी है वो डेल्टा Q इंटू V है, ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान देना। अभी और भी चीजें इससे रिलेटेड हमको देखनी है, और देखनी क्या है, देख ही लेते हैं, ठीक है, देख ही लेते हैं। जरा देखो यहाँ से समझो, अभी ये चीजें आप लिखेंगे नहीं, बस समझिएगा बहुत अच्छे से, लिखने का तो हो जाएगा। तो हमने देखा कि अगर कोई कैपेसिटर है वो बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक, वो चार्ज हो चुका है, पहले चार्ज हो चुका है बैटरी द्वारा। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, अब क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट कर दिया, और आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक अभी भी बैटरी कनेक्टेड है। अब चीजें बदलेंगी थोड़ी, क्या होगा, ये इनिशियल वैल्यूज थी कैपेसिटेंस की और चार्ज की, और ये सारी चीजें हमने देखी। तो हमने देखा कि इस केस में क्या होता है, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, चार्ज K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, जो जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तब, आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम रहता है, क्यों? क्योंकि बैटरी जो है वो हमेशा कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करता रहेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है V अपॉन D होता है। D जो है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का दूरी, अरे यार V इक्वल टू ED होता है ना, E इक्वल टू V अपॉन D नहीं होगा क्या? बाकी V क्या है, V डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या V पे? नहीं पड़ रहा है। D पे डिस्टेंस चेंज हो जा रही है क्या? नहीं हो रही, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट हो। ये ध्यान देना, बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होता है कि डाइलेक्ट्रिक लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सर घट जाएगा, कितना घटेगा? K टाइम्स। ये बात सरासर गलत है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, आपको रिलेशन से ध्यान देना है कि V अपॉन D होता है, V में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, D में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो जाएगा भाई? तो कभी भी इस तरह की सिचुएशन रहती है कि बैटरी कनेक्टेड है आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं है, ठीक। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं है, ठीक। अब जरा देखो, अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी जो स्टोर है, तो पहले जो एनर्जी स्टोर है वो कितनी है, हाफ CV²। फाइनली जो एनर्जी है U डैश में बोल दे रहा हूं, वो कितनी, हाफ C-V²। क्यों भाई? क्योंकि C में बदलाव हो रहा है, V में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हाफ C डैश की वैल्यू है KC_V², तो हाफ CV² क्या है, U, K टाइम्स U है। मतलब एनर्जी जो फाइनल है वो भी K टाइम्स क्या कर रही है, K टाइम्स इंक्रीज कर जा रही है, K टाइम्स इंक्रीज कर जा रही है, ठीक है। तो आप ये फाइनल एनर्जी में से भी इनिशियल एनर्जी माइनस करो तो यही वैल्यू आ जाएगी। जैसे देखो, Q की जगह हम CV लिख सकते हैं ना, तो यहाँ देखो Q की जगह CV अगर आप लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, C²V² अपॉन C K-1, C से C कट गया, CV² K-1, ठीक है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे
ये वैल्यू आया। अब जरा मेरी बात ध्यान समझो, अगर फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो भी यही वैल्यू आनी चाहिए। नहीं, हाफ आ रहा है। फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो भी नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कुछ हीट डिसिपेट होगा। ठीक है, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। ये वर्क डन बाय बैटरी तो ठीक है, ये अलग आएगा। ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी जो है, ध्यान समझो क्या हो रहा है। जैसे देखो, ये फाइनल एनर्जी आ गई, ये इनिशियल एनर्जी आ गई, तो ये वाले में से ये जो टर्म दिख रहा है आपको, इसमें से ये माइनस करो, तो माइनस करोगे तो क्या आ गया? देखो, हाफ सीवी स्क्वायर बाहर आ गया, हाफ सीवी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचा? के माइनस वन। और आप यहाँ देख रहे हो तो सीवी स्क्वायर के माइनस वन होता है, तो सीवी स्क्वायर के माइनस वन में से आधा जो है एनर्जी स्टोर हो जाएगा, और आधा क्या होगा? डिसिपेट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वही बता रहा था, बैटरी वर्क कर रही है सीवी स्क्वायर के माइनस वन, और एनर्जी कितनी स्टोर कर पा रहा है? कैपेसिटर। तो हाफ के सीवी स्क्वायर माइनस हाफ सीवी स्क्वायर, कुल मिला जुला के जो एनर्जी स्टोर कर रहा है, यार देखो मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ कर दे रहा हूँ, हाफ के सीवी स्क्वायर माइनस हाफ सीवी स्क्वायर, तो हाफ सीवी स्क्वायर कॉमन लोगे तो के माइनस वन। तो देखो, इतना वर्क कर रहा था जिसमें से केवल यही एनर्जी स्टोर हो पा रही, बाकी हाफ क्या हुआ होगा? लॉस हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि एनर्जी लॉस कितना होगा। तो एनर्जी लॉस जो होगा, हाफ स्टोर हुआ तो हाफ जो होगा एनर्जी डिसिपेट हो गया होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब बात यह है कि सर अगर बैटरी ना रहे, कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद बैटरी निकाल दिया जाए और फिर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाए तो क्या होगा? तो देखते हैं क्या होगा। मिटाता हूं इसको, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लोगे बस। हाँ, ये चीज ध्यान देना जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि फाइनल एनर्जी जो आएगी उसमें से इनिशियल एनर्जी जब आप माइनस करोगे तो वो नेट एनर्जी स्टोर्ड जो होगी इस कैपेसिटर के अंदर होगी। जो बैटरी ने वर्क किया होगा उसका जो पार्ट होगा वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगा। अब बैटरी द्वारा वर्क जो हुआ है, जो हमने चार्ज फ्लो इनटू वी किया है, तो बैटरी द्वारा वर्क में से जब हम चेंज इन एनर्जी को माइनस कर देंगे तो वो हीट डिसिपेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये रटना नहीं है। दिमाग नहीं रहेगा तो हो जाओगे परेशान, रटते रह जाओ। ठीक है, तो दिमाग लगाओ। अब जरा देखो ध्यान से, ये सब बातें ध्यान देना। मेरे पास जगह नहीं है कि लिखूं मैं, तो आप अभी देखो एक चीज मैं दिखा दे रहा हूँ, जरा ध्यान देना। ये देखो, यही है कि इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तो डिस्कनेक्टेड का भी डिस्कस करेंगे। रिमेन्स कनेक्टेड है तो देखो के टाइम्स जो है बढ़ जा रहा है कैपेसिटेंस। चार्ज भी जो है देखो, जो फाइनल चार्ज हो रहा है वो क्या हो रहा है? के टाइम्स देखो बढ़ जा रहा है इनिशियल चार्ज के। फिर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। देखो लिखा है ना, रिमेन सेम, अभी मैंने बताया। और जो पोटेंशियल है एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, यहाँ देखो, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के क्या है? बराबर है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे भी दिख रहा है आपको कि एनर्जी जो है वो भी के टाइम्स क्या कर रही है? इंक्रीज कर जा रही है। तो यहाँ पे ये बातें तो ठीक है, इतना बात तो लिखा हुआ है भाई। ठीक है, इतना बात लिखा हुआ है, लेकिन बाकी का बात कहाँ लिखा हुआ है? बाकी की बातें ये जो मैंने समझाई है ये आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये तो लिखा हुआ है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल होता है वो के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, ये भी मैंने बता दिया। ये देखो यहाँ, एक मिनट, क्या आप यहाँ देख सकते हो कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? के टाइम्स इनिशियल। लेकिन कितनी एनर्जी बैटरी जो बैटरी ने वर्क किया है उसका कितना एनर्जी स्टोर हुआ होगा, तो वो फाइनल में से इनिशियल को आप माइनस करो तो ये स्टोर्ड एनर्जी आएगी। तो यही आपको समझा रहा था कि ये भी नोट्स में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि पीडीएफ में ये बात नहीं है कि मैं आपको समझना है ये सब चीजें। तो ये स्टोर्ड एनर्जी है, एक्स्ट्रा स्टोर्ड एनर्जी है। किसके द्वारा? ये जो है कैपेसिटर द्वारा जो है एक्स्ट्रा स्टोर्ड एनर्जी। अब बैटरी द्वारा वर्क हमने निकाल ही लिया है कि चार्ज फ्लो इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये बैटरी द्वारा वर्क आया। तो बैटरी के वर्क में इस स्टोर्ड एनर्जी को माइनस कर दोगे तो हीट डिसिपेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना। ठीक, यही मैं समझाना चाह रहा था। हीट डिसिपेशन क्या होगा? दिस माइनस दिस। ठीक है, ये तो डेल्टा यू,
चेंज इन एनर्जी, यही आप करिएगा। अब हमको देखना है कि अगर बैटरी कनेक्टेड न रहती तो क्या होता। मिटा रहा हूं, ठीक है, जिसको लिखना है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान समझो कि बैटरी कनेक्टेड ना रहे तो पहले कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया और प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज आ गया है। बैटरी कनेक्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है इंसर्ट करा दिया है, ये डाइलेक्ट्रिक। एक चीज समझना, ध्यान से एक चीज समझना, बैटरी थी जब तो वो एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करा पा रही थी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराने के बाद। अभी बैटरी नहीं है तो एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो कौन कराएगा, कोई करा पाएगा क्या, नहीं। तो इस केस में मैं पर्सनली कैसे याद रखता हूं, देखो वो वाले केस में मैं कैसे याद रखता था, वो वाले केस में मैं याद रखता था कि बैटरी कनेक्टेड है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड कराएगा। और इस केस में मैं कैसे याद रखता हूं कि बैटरी कनेक्ट नहीं है तो वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दे सकता, मतलब ये वाले केस में जो चार्ज की वैल्यू होगी वो रिमेन सेम होगी, एक्स्ट्रा चार्ज कोई प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि भाई कोई आप देखो क्या क्या चीजें होंगी। मान लो कि इनिशियली कैपेसिटेंस था C, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इनिशियल चार्ज था Q, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस था V, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था E, और इनिशियल जो एनर्जी था वो था U। इन्हीं का चेंज हमको देखना है। तो कैपेसिटेंस में जान लेना, जब भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, वो हमने पहले देख रखा है कि के टाइम्स कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब चार्ज की अगर बात करें तो जो न्यू चार्ज होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई कौन करेगा, बैटरी है ही नहीं, ठीक है। अब हम जानते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है, देखो Q इक्वल्स टू CV, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा ये वैल्यू। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे तो V डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C डैश होगा कि नहीं होगा, होगा। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू फाइनल चार्ज अपॉन फाइनल कैपेसिटेंस। तो फाइनल चार्ज में कोई अंतर नहीं, फाइनल कैपेसिटेंस में एकदम अंतर आ रहा है, कितना, K टाइम्स C, और ये Q बाई C क्या है, ये इनिशियल था, ठीक है। तो जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो K टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पे सेम नहीं रहता। बैटरी रहती तब ना रिमेन सेम रहता, बैटरी नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें E डैश, ये V डैश अपॉन D होगा। V डैश कितना है, V अपॉन K इंटू D, यहाँ पे V बाई D क्या है, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, E बाई K। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, K टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। अब अगर आप U डैश की बात करोगे तो हाफ C V स्क्वायर होगा, हाफ C V स्क्वायर, हाफ C की वैल्यू कितनी है, K टाइम C डैश V डैश स्क्वायर, मतलब C की वैल्यू कितनी है, K टाइम C हो जा रहा है, और V डैश की वैल्यू कितनी है, V स्क्वायर बाई K स्क्वायर, ये कट गया, तो हाफ CV स्क्वायर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन K। तो K टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, कर जाता है। अब बात यह है कि वर्क डन बाई बैटरी कितनी होगी, जब बैटरी ही नहीं है तो वर्क कौन करे, वर्क डन बाई बैटरी जीरो। जब वर्क डन बाई बैटरी जीरो तो ना हीट डिसिपेशन होने वाला है और ना कुछ होने वाला है। बस आप ये निकाल सकते हैं कि डेल्टा यू कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल आप कर सकते हैं, वो डाइलेक्ट्रिक की वजह से एनर्जी में थोड़े चेंजेस आ जाए। अब जरा देखते हैं, यही चीज आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ है नहीं। देखो यहाँ पे जब विदाउट बैटरी हमने कनेक्ट किया है तो कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम्स डिक्रीज कर जा रहा है। अब देखो के टाइम्स डिक्रीज कर रहा है, V बाई K हो रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, वो भी मैंने दिखा दिया। एनर्जी भी क्या हो रहा है, के टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हो, एनर्जी डिक्रीजेस एंड बिकम्स 1 बाई K टाइम्स प्रीवियस एनर्जी, ठीक। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, कुछ रटना है क्या, रटना कुछ नहीं है, दो बातें ध्यान देनी है। कौन कौन सी दो बातें, भाई कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा वेदर बैटरी इज कनेक्टेड और नॉट,
और बैटरी कनेक्ट रहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम रहेगा, और बैटरी कनेक्ट नहीं रहेगी तो चार्ज रिमेन सेम रहेगा। ये दो बात याद रखिए, बाकी रिलेशंस के साथ आप क्या कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। बस ये वाले पार्ट में जब बैटरी कनेक्टेड था तो हमने कुछ एक्स्ट्रा देखा कि चेंज इन एनर्जी, बैटरी का वर्क डन और हीट डिसिपेशन, तो आप इंट्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट था। अब क्या करना है, हमको देखना है। अब देखो हमने तो ये देख लिया कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, उसके अंदर कंप्लीटली कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दें तो क्या असर पड़ता है, वो सारी चीजें हमने देख ली। लेकिन अगर कंप्लीट इंसर्ट ना करके कुछ पार्ट इंसर्ट किया जाए, जैसे मान लो यहाँ पे खाली था, इसमें हमने छोटा सा स्लैब इंसर्ट कर दिया डाइलेक्ट्रिक का, ये जगह अभी भी खाली है, तो क्या असर पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ्स आते हैं इसके। ठीक है, और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जेईई और नीट, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ये हमको करना है। ठीक है, तो चलिए हमने देख लिया है कि कैपेसिटर्स जो है उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर बैटरी से कनेक्टेड हो तब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें, बैटरी से नहीं कनेक्टेड हो तब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें, तो क्या क्या फर्क पड़ता है वो हमने समझ लिया। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कि अगर कोई यहाँ पे कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, ठीक है, इस कैपेसिटर को हमने क्या किया है, जो है एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जैसे कनेक्ट किया है, यहाँ पे मान लो चार्ज आ गया है प्लस क्यू, यहाँ चार्ज आ गया है माइनस, और एक पार्शियल जो है मतलब पार्शियली फील्ड कर दिया हमने इस कैपेसिटर को किसी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम से, जिसका थिकनेस दे रखा है आपको टी, ये गिवन है, और जो विड्थ है प्लेट्स के बीच की जो सेपरेशन है वो डी तो दे ही रखी। तो इसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा वो हमको देखना है कि ये डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट किया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। अब एक बात बताओ, अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता तो इस कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती, ये फ्री स्पेस है, इसमें मैं ये बना के दिखा रहा हूं, ये जो रहती है इसको हम ई नॉट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ई नॉट। ये फ्री स्पेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में डाइलेक्ट्रिक आ गया है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो कितना रिड्यूस होता है वो हमको पता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, ये जो है ऐसा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम ई बोल रहे हैं, और ये ई कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन के, क्योंकि ई नॉट अपॉन के टाइम्स रिड्यूस हो जाता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो आपके गुरुजी ने सिखा रखा है सिंपली कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको सबसे पहले काम क्या करना होता है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल लो, और चार्ज फ्लो आपको पता है अगर, तो बस चार्ज फ्लो को पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर दो, कैपेसिटेंस चला है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लें दोनों प्लेट्स के बीच को। इस प्लेट को x बोल देते हैं, इस प्लेट को y बोल देते हैं। तो अगर हम vx माइनस vy निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। vx माइनस vy क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और ये जो प्लेट्स हैं वो इस बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो यही v जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा, vx माइनस vy। तो vx माइनस vy जो है एक्चुअली वो है क्या, v। अच्छा, मान लो कि ये जो दूरी है ये T1 थिकनेस की है, ये जो दूरी है ये T2 थिकनेस की है, बाकी ये T2 दिया ही हुआ है। T1 थिकनेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, T थिकनेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है, और T2 थिकनेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V3 है। ये हम मान लो, तो ये V1 V2 V3 जो है कैसे बने होंगे, ये V से ही डिवाइड हुए होंगे। ठीक, जैसे याद करो एक मैंने न्यूमेरिकल कराया था ट्रायंगल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां हमने VA माइनस VB निकाला था, फिर VB माइनस VC निकाला था। तो दीपक ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर VA माइनस VC निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो हमने क्या किया था, VA माइनस VB और VB माइनस VC को ऐड कर दिया था, VA माइनस VC निकल आया था पोटेंशियल डिफरेंस। उसी तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस पता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस पता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तीनों को आप ऐड कर दो, ये
टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चला है प्लेट्स के अक्रॉस। तो ये किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। ठीक, ई नॉट की वैल्यू कितनी है भाई, ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, आपको पता है कि अगर कोई कैपेसिटिव प्लेट है, एक कैपेसिटर है वो दो प्लेट से मिलकर बना हुआ है, तो कैपेसिटर के बीच में इनसाइड पॉइंट पे कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं है तो वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, क्योंकि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट प्रोड्यूस करेगा और दूसरा प्लेट भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्रोड्यूस करेगा, दोनों ऐड कर देंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो ई नॉट की वैल्यू अगर हम देखें, सिग्मा को हम लिख सकते हैं Q बाई के एप्सिलॉन नॉट। मान लो कि एरिया ऑफ प्लेट जो दिया हुआ है गिवन है A। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ अगर देखा जाए अंदर, ये T1 रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नहीं है, T रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो हुई है लेकिन यूनिफॉर्म है, T2 रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या यूज करते हैं, V1 की जगह हम लिख सकते हैं E नॉट इंटू T1, मतलब E इंटू D यूज करते हैं ना, डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच का। तो V1 क्या है, इतने दूरी का है तो इतने दूरी का हम थिकनेस यूज कर देंगे। V2 की अगर बात करें तो V2 जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है E किसके बराबर है, E नॉट बाई K के बराबर, और थिकनेस कितनी है T, प्लस V3 E नॉट इंटू T2। ठीक, इसमें से E नॉट कॉमन आया तो E नॉट कॉमन लोगे तो T1 प्लस क्या बचेगा, T2 बचेगा, और यहाँ क्या बच गया E नॉट बाई K T। ठीक, T1 प्लस T2 क्या है, अब जरा देखो ये पूरे थिकनेस, ये यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस कितनी है, D है, D में से T घटा दें तो यही और यही बचा ना, T1 प्लस T2 क्या है, T1 प्लस T2 कुछ और नहीं D माइनस T, बाकी E नॉट बाई K इंटू T। क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको D और T दिया हुआ था, तो T1 T2 तो हमने अज्यूम किया था, तो उसको आपको एलिमिनेट करना ही करना था। ठीक, तो ये आया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है Q, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया हमने निकाला, E नॉट D माइनस T प्लस E नॉट बाई K इंटू T। E नॉट की वैल्यू देखो यहाँ साइड में निकली हुई। ठीक, तो यहाँ से E नॉट कॉमन ले सकते हैं आप, E नॉट कॉमन लोगे तो क्या आएगा, E नॉट की जगह हम लिख सकते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या बचा D माइनस T प्लस T बाई K। ठीक, तो Q से Q कैंसिल होगा, तो A बाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, A बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K। ये जो आता है कैपेसिटेंस आता है जब जो हमारा कैपेसिटर होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है इससे, किसी भी डाइलेक्ट्रिक केस से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक, तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं आया है, जो हमारा थिकनेस D था उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया है, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K। इसको देखें कि चेक करें ये सही है या गलत है। तो अगर मान लो ये T थिकनेस जो है पूरा पूरा फिल रहता, मतलब पूरा कैपेसिटर के अंदर पूरा डाइलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो क्या होता, तो हमको पता है कि K टाइम्स इंक्रीज कर जाता कैपेसिटेंस, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाता। मतलब अगर ये T की जगह D कर दें, क्यों, क्योंकि थिकनेस को हम D कर रहे हैं, पूरा कंप्लीटली फिल कर रहे हैं, T की जगह D करोगे तो ये देखो इससे ये कट जाएगा, D माइनस D कट जाएगा, बाकी T की जगह D हो जाएगा, ये K जंप करके ऊपर चला जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आ जाएगा। मतलब हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो ये हमारा कैपेसिटेंस आता है। एक और बात कि यार एक चीज याद रखना कि कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है इनफाइनाइट होता है, K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है फॉर कंडक्टर। तो अगर आपको बोले कि यहाँ कंडक्टर फिलअप है T थिकनेस पर तो क्या होगा, कोई बात नहीं है, K की वैल्यू हम क्या कर देंगे, इंफिनिटी कर देंगे, तो T अपॉन इंफिनिटी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, T अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। ये पीडीएफ में ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रूव आता है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं, हम शेयर करता हूँ पीडीएफ, वहां से आप लिखिएगा। ठीक है, तो देखो आप, ये था, ये सारी चीजें थी, यहाँ पे देखो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो गई हैं, कम हो जाता है। ठीक, इसी तरह से प्रूफ कराया गया है, ये हमारा फाइनल रिलेशन आ जाता है। एक चीज और आप जान लो, जैसे यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है नोट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नोट्स में आपको लिखना पड़ेगा
कि कैपेसिटेंस इन द EF सिचुएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद रिस्पेक्ट टू द प्लेट। कह रहा है कि ऊपर के सिचुएशन में जो ये स्लैब लगा हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके पोजीशन पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैं बताऊं क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लो ये कैपेसिटर था, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है एक कॉर्नर में यहाँ टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है इंसर्ट कर दिया जाए, मतलब बीचों बीच था, इसको आप शिफ्ट कर दो, इधर कर दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो भी जो रिलेशन आता है हमारा कैपेसिटेंस का यही आता है, मतलब पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। पोजीशन आप कहीं भी रखिए टी थिकनेस का, ठीक है, तो वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये दूसरी बात कि वही जो मैंने अभी बताया था कि डाइलेक्ट्रिक ऑफ कंडक्टिंग स्लैब जो होता है वो इंफिनिटी होता है, तो जैसे ही आप करोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक। एक और चीज, नीट में और जेई में भी ये सवाल पूछे गए हैं कि अगर इस कैपेसिटर के अंदर कोई थिन मेटल स्ट्रिप अगर इंसर्ट कर दिया जाए, थिन मतलब बहुत पतला, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। अभी रिसेंटली पूछा गया ये सवाल, ठीक। तो जरा देखो, पहली बात की मेटल शीट हम इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि के इंफिनिटी हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा। अब बहुत थिन है, थिन मतलब बहुत पतला, उसकी थिकनेस बहुत कम है, तो ये टी जो होगा ये नेग्लिजिबल होगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आएगा, समझ रहे हो। मतलब अगर थिन मेटल शीट अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो हमारे कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है, तो रिमेन्स अनचेंज होता है, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान देना है। दूसरी बात यहाँ पे ये समझो, ये तुमको देखना है ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट भी समझा दे रहा हूं मैं, ये क्या था। जैसे मान लो कोई कैपेसिटर है, उसके अंदर अभी तो हमने एक स्ट्रिप ऐसा डाइलेक्ट्रिक का इंसर्ट किया था। अगर मान लेते हैं कि ये कैपेसिटर है जिसकी ये डी जो है, यहाँ पे सेपरेशन है प्लेट्स के बीच में, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट तो हुआ, लेकिन अभी बहुत ढेर सारे डाइलेक्ट्रिक्स जो है इंसर्ट हो रहे हैं, मतलब K1 K2 K3 K4, T1 थिकनेस का, T2 थिकनेस का, T3 थिकनेस का, T4 थिकनेस का। तो अभी क्या अंतर आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं कि सी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यही होता है रिलेशन हमारा। तो ये कैसा मॉडिफाई होगा, जो सी होगा कोई अंतर नहीं आएगा, ध्यान समझना, ये डी जैसा है ऐसे ही रहेगा। अभी टी थिकनेस है तो केवल टी लिखते हैं, लेकिन अभी T1 T3 T4 हो गया, तो कोई बात नहीं, माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ठीक, प्लस T1 बाई K1, T2 बाई K2, T3 बाई K3, T4 बाई K4 एंड सो ऑन, अगर और आगे रहता तो T बाई K की जगह इस तरह से और T की जगह बस हम इस तरह से रिप्लेस करते हैं। अब अगली बात, अगर ये पूरा पूरा फिलअप रहता, मतलब कि यहाँ भी एक स्ट्रिप रहता, ये भी स्ट्रिप रहता, ये T5 हो जाता, ये K5 हो जाता, ये K0 हो जाता, ये T0 हो जाता, तो क्या होता, ये T0 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 ये सब मिला जुला के D के बराबर आ जाते, मतलब ये थिकनेस होती स्लैब की, वो सेपरेशन के बराबर जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है, तो बचता क्या, ए एप्सिलॉन नॉट, बस ये वाला टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है जो आपको समझना था, ठीक है। तो अब देखिए, ये देखो वही सारी चीजें लिखी हुई है कि K1 K2 K3 है, इसका थिकनेस ये है, तो हम कैपेसिटेंस को कैसे लिखते हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हमारा, ये आपको ध्यान देना है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। जैसे आपने क्लास 10th में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ा है, उसी तरह से जो है हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो आपको पता है कौन कौन से तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, हेडिंग आप डालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब कैपेसिटर्स जो होंगे जैसे 1 बाई 1 कनेक्टेड होंगे, V वोल्ट की बैटरी होगी, C1 C2 C3। अब समझने वाली बात है कि अगर रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होता था, V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड रहता था, तो होता क्या था कि करंट की वैल्यू सारे रेजिस्टेंसेस में सेम होती थी। उसी तरह से अगर कैपेसिटर जो है V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है तो क्या यहाँ पे जो है डिफरेंस आएगा, यहाँ पे डिफरेंस ये आएगा कि
चार्जेस की वैल्यू जो है प्लेट्स पे वो सेम होंगे। चार्जेस की वैल्यू प्लेट्स पे क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, जैसे करंट रेजिस्टेंस में सेम रहता है, यहाँ पे क्या सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है। लेकिन ये जो V होता है, इससे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स क्या होता है, वो अलग अलग हो जाता है। मतलब V की वैल्यू क्या आ जाती है, V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई इसी V से तो ये तीनों डिवाइड हुए हैं। अब आपको पता है कि V क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल पोटेंशियल हमको पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV। V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टोटल चार्ज अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल्स टू V1 की जगह क्या ले सकते हैं, Q, चार्ज तो सेम है, स्मॉल q अगर आप मान रहे हो तो स्मॉल q लिख लो, चार्ज सेम है, अपॉन कैपेसिटेंस C1 प्लस चार्ज कैपेसिटेंस C2 प्लस चार्ज कैपेसिटेंस C3। q q q कैंसिल आउट, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक, तो ये जो है हमारा कैपेसिटेंस आ जाता है। मतलब रेजिस्टेंस को जो हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर को सीरीज में उस तरह से जो होगा आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक, ये आपको बात ध्यान देनी है। तो यहाँ पे अब समझ में क्या है कि कैपेसिटर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, चार्ज सारे प्लेट्स पे सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल करने में और अच्छा लगेगा और मजा आएगा जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे। तो बस अंतर कुछ आता नहीं है, सारे के सारे तरीके वो रेजिस्टेंस वाले फॉलो होते हैं, बस सीरीज को पैरेलल की तरह और पैरेलल को सीरीज की तरह जोड़ना होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी अब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। ठीक, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप ये अभी दिखाऊंगा, ये आप कर लेंगे। ठीक है, अब जरा देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या, इस तरह से जो है कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह से कैपेसिटर्स जो है कनेक्टेड है, C1 C2 C3। यहाँ पे होता क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस ईच कैपेसिटर जो होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा। ये देखो मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए इसको नहीं कर रहा हूँ, क्लास 10th में सब पढ़ा हुआ है आपने, कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और जो थोड़ी बहुत नीड होगी एक्सप्लेनेशन की, वो जब हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसमें होगा, तो आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये सब देखिए डिफरेंस क्या आता है। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में करंट डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, सारे प्लेट्स पे डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। मतलब यहाँ प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस, समझ में आया। तो यहाँ पे टोटल चार्ज सप्लाई अगर ये जो बैटरी था वो Q कर रहा था, Q तीन हिस्सों में बटा, Q1 Q2 और Q3। तो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज मतलब Q का C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V है, इक्वल टू Q1 मतलब वहां का कैपेसिटेंस इनटू वहां का पोटेंशियल डिफरेंस V है, क्योंकि इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस होता है पैरेलल में, प्लस C2 इनटू V प्लस C3 इनटू V। V कैंसिल आउट हुआ, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई C1 प्लस C2 प्लस C। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जिस तरह से कनेक्ट करते थे, उसी तरह से हमने पैरेलल में कैपेसिटर को कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसको भी आप PDF से लिख सकते हो, कुछ उसमें और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो भी आप लिखना। ठीक है, तो ये है, देखो सीरीज में था, इक्विवेलेंट कितना आया था, इस तरह से आया था हमारा। तो कॉम्बिनेशन का मतलब सिंपल सा होता है कि जो सीरीज में कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं, कंबाइंड हैं, उनको अगर रिप्लेस कर दिया जाए किसी एक सिंगल कैपेसिटर से, तो चार्ज के जो चार्ज यहाँ पे टोटल चार्ज आता है उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो यही होता है कॉम्बिनेशन कि रिप्लेस कर देता, वही C इक्विवेलेंट हमको निकालना होता है। तो अलग अलग केसेस हैं यहाँ पे अलग अलग केसेस बनाया हुआ है कि जो भाई सीरीज में है तो चार्ज की वैल्यू सेम होगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर जो होगा डिफरेंट होगा। तो वही जो यहाँ पे फॉर्मूला निकाला है कि V1 और V2 की वैल्यू कितनी आएगी दोनों कैपेसिटर्स पे। तो हमको रटना कुछ नहीं है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप ये अपने आप आसानी से फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ भी रटना नहीं है आपको, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ एक चीज याद रखना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेस देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर। अरे यार सिंपल सी बात है, ये 10th की ही बातें हैं। देखो ये यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंसेस के टर्म में हम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं ना, तो जो इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस से भी कम आएगी, यही कह रहा है। तो इसमें बहुत बड़ा यहाँ लॉजिक नहीं है, 10th में ये सारी बातें आप जान जाते हो। ठीक, ये थोड़ा समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, समझो जरा। जैसे मान लो हम जानते हैं कि CV इक्वल्स क्या होता है, CV, तो V जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा C के, तो C को नीचे भेजोगे। अब सीरीज में Q क्या होता है, कांस्टेंट, तो ये इनवर्स रिलेशन होता है। तो वही कह रहा है कि अगर 3 कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा वो इस रेशियो में डिवाइड होगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। मतलब मान लो कि तुमको 3 कैपेसिटर्स जो है सीरीज में जुड़े हुए हैं, जैसे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, जैसे मान लो 3 कैपेसिटर जो है सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसका C1 है, C2 है, C3 है। अब C1:C2:C3 दे दिया तुम्हारा 1:2:3, ऐसा दे दिया, बोल दिया कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसका रेशियो बताइए। V1:V2:V3 जो होगा कोई दिक्कत नहीं, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/1, 1/2, 1/3, क्योंकि रेसिप्रोकल यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होता है। तो वही बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे, तो उसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको ध्यान देना है कि इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हमको मान लो V1, V2, V3 यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स इन सीरीज दिया हुआ है, रेशियो अगर उसका दिया है तो हम C1, C2, C3 का भी रेशियो निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल करके। उसी तरह से यहाँ देखो पैरेलल का दिया हुआ है, पैरेलल जो है सीक्वेंट की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। फिर यहाँ पे चार्जेस यहाँ निकाले गए हैं, तो कुछ रटना नहीं है, आप न्यूमेरिकल में कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो वहां से आप ये चीज समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये है मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन वन कैपेसिटर। एक काम करिएगा, इसको आप लिखने वगैरह की जरूरत है नहीं, ठीक है, मैंने बता दिया है, चाहे तो लिख भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं न्यूमेरिकल्स की मदद से जो है इसको आपको समझाऊंगा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स की मदद से इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बाकी आप चाहें तो लिख लें, ये कुछ रटना नहीं है ये सब, ठीक है। ये मेरा तरीका है, मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको। जैसे देखो यहाँ पे समझो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ बोला गया कि कोई कैपेसिटर है, उसके प्लेट्स हैं, उसमें 3 डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट किए गए और कंप्लीटली इंसर्ट है। आपको न्यू कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक। आपको तो एक फॉर्मूला पता है, जो फॉर्मूला अभी हमने ये डिराइव करा था अभी इससे पहले, है ना, ε0A/d - t + t/k वाला, उससे आप कर सकते हैं। अगर वेरियस डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट है, वो भी फॉर्मूला मैंने बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है। मैं क्या करता हूँ, इस प्लेट से इस प्लेट तक जाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ देखो कि जैसे जैसे आप यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, ये प्लेट्स, ये अंदर का जो सीन होगा ये बदलेगा। तो मैं क्या किया हूँ, यहाँ से यहाँ जाने में 3 बार बदला हुआ है, तो मैंने क्या किया, 3 कैपेसिटर्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब तीनों कैपेसिटर्स के जो एरिया होंगे वो सेम होंगे, बस थिकनेस जो है T1, T2, T3 हो जाएगा। तो पहले वाला कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आएगा C1, वो क्या आ जाएगा, K1ε0A/t। अरे देखो यार, कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ε0A/d। लेकिन अगर उसमें K डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, K ε0A/d। तो D की जगह यहाँ T1 है, इस वाले का थिकनेस T1 है, और जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट है वो क्या है, K1 है। पहले वाले का हमने कैपेसिटेंस लिख दिया K1ε0A/T1, दूसरे वाले का K2ε0A/T2, तीसरे वाले का K3ε0A/T3। अब इन्हीं की मदद से अब सीरीज में है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के नेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना, बाकी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये और क्लियर हो जाएगा। अब चाहे तो लिख लेना, लेकिन लिख ही लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये सब रटने वटने की, फॉर्मूला समझ के मत रटने लगना, सब हो जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस के बारे में हमारा पूरा आज का लेक्चर था। अच्छे से करिएगा, कैपेसिटर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हमने पूरा यहाँ पे कैपेसिटर पढ़ लिया, और कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हमको जो है कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे के टॉपिक्स पे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।